लोअर पीसीएस की परीक्षा जो कि 22 अगस्त को करवाई गई यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें ये एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखो फ्रेंड्स, ये एक तरीके से ना आपके लिए एक चैलेंज है, चुनौती भी है। हालांकि इसका आंसर ये है, हेतु हेतु मत भूत। लेकिन फिलहाल अगर आप पेपर को देखेंगे, मैं आपके सामने पूरा पेपर रखता हूँ, तो इसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको सचेत करने के लिए काफ़ी हैं कि जो आप यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर प्रिंसिपल की भर्ती हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो या स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हो, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन परीक्षाओं की, तो आपको तैयारी थोड़ी डीपली करनी पड़ेगी। यानी कि आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें अच्छे खासे लोगों का दिमाग घूम जाएगा। आप ये पहला क्वेश्चन ही देखिए। थोड़ा सा फीवर है तो आवाज़ थोड़ी भारी होगी, खराश भी है। एनीवे, मुझे लगता है आप लोग एडजस्ट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले तो आप प्रश्न की लंबाई देखिए और आप ये देखिए कि इसमें से सही उत्तर किस प्रकार से आप चुनेंगे, क्योंकि फिलहाल जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वो कोई सामान्य मतलब इस प्रकार के प्रश्न नहीं है कि आप इसका बहुत आसानी से उत्तर दे लें। और जो लोग बहुत ही गंभीरता से पढ़ाई किए हुए हैं, बस वही लोग इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुल मिला के दिए गए हैं आपके 3 कथन हैं। इसके बाद जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। और एक बात और कि इस बार आपको उत्तर देना ही देना है, यानी कि अगर आपको लगता है कि ए बी सी डी में से कोई भी उत्तर आपको सही नहीं लग रहा है तो ई को आप जरूर चुनिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो सकता है। एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(a) के अंतर्गत किया गया। ये पहला कथन है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला कथन है कि एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(a) के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों इसका जो ये विकल्प है ये गलत है। ये 58(1)(a) नहीं बल्कि ये 48(1)(a) के अंतर्गत किया गया है। शो पहला कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कथन देखते हैं। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस कोष का 70% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80% योगदान देती है। तो दोस्तों ये कथन भी आपका जो है देखते हैं, इसके वित्त पोषण यानी कि फंडिंग के पैटर्न के अनुसार केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75%, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है 70%, ये गलत है। 75% और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि, तो इसके लिए 90% का योगदान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन भी गलत था, तो दूसरा कथन भी आपका गलत है। तीसरा है कि राज्य केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% तक उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये कथन आपका सही है, यानी कि केवल एक कथन आपका सही है। और आप देख रहे हैं कन्फ्यूजन का लेवल क्या है। यकीन मानिए मैं आपको जो पेड ग्रुप में अभी तो बहुत बेसिक करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको जो है डेली का टारगेट दूंगा और प्रयास करूंगा कि जैसे कि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि एग्जाम में कम से कम 20 से 25 प्रश्न तो आपके सही हों ही कुल 30 प्रश्नों में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही हैं, एक या एक से अधिक। तो आइए देखते हैं। तो कथन है कि जो न्याय सेतु एआई चैटबॉट है इसके बारे में बात हो रही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पहला कथन है कि यह एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल और बहुभाषी एआई संचालित कानूनी सहायक है। तो ये आपका कथन सही है, पहला कथन आपका करेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद बात करें दूसरे कथन के बारे में, तो इसे न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। ये कथन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कथन है कि यह वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादनी प्रणाली का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये जो कथन है आपका गलत होगा, क्योंकि न्याय सेतु चैटबॉट को डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न DIBD, इसे कहते हैं DIBD द्वारा विकसित किया गया है और यह वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद और वॉइस प्रोसेसिंग के लिए भाषणी प्रणाली जैसे भाषणी ASR और मल्टीलैंग्वेज NLP का उपयोग करता है, न कि अनुवादनी का प्रयोग नहीं करता है। तो क्वेश्चन तो बहुत टफ है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपसे
इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं कि गलत करना ही करना है। अब इतने फैक्ट कौन याद रखता है भाई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो हमें करना पड़ेगा। और इसमें जानते हैं किस्मत भी काम करती है, यानी कि जो सरल प्रश्न होंगे, अभी आगे आप देखेंगे कुछ प्रश्न सरल हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अगर ये प्रश्न आपके गलत हो भी रहे हैं तो इसकी चिंता मत करिए, इसमें सबकी हालत एक जैसी है। लेकिन जो प्रश्न आसान होंगे प्लीज़ उन्हें गलत मत कीजिएगा, और इसीलिए मैं आपका पेट बैच चलाता हूँ ताकि आपके जो सरल प्रश्न हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। बाकी तो इसमें तुक्का सभी लोग लगाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिए ABCDE, तो इसमें से एक उत्तर आपको चुनना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो सी बनेगा, ठीक है। DARPG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो फिलहाल आपको बताएं कि ये एक नोडल एजेंसी है भारत में नागरिक चार्टर पहल के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चार्टर का समन्वय, निर्माण और संचालन करता है। उद्देश्य क्या होता है? इस पहल का उद्देश्य संगठनात्मक पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक हितैषी सेवा मानकों को सुनिश्चित करके सार्वजनिक शासन को बेहतर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो सी रहेगा। अब जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली विकसित की गई है? तो रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा? तो दोस्तों यहाँ पर रक्षक, त्रिनेत्र, ट्रेन टेल, कवच। तो ये तो आसान है इसका उत्तर, हालांकि ये पुराना करंट है लेकिन पूछ लिया है। फिलहाल कवच इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनें होती हैं अगर आमने सामने आ भी गई तो वो टकराएंगी नहीं, ठीक है। तो टकराएंगे नहीं, और इसीलिए ये जो आपका है कवच, ये उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPZ, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये 1965 की बात है। सो थोड़ा सा कठिन तो है, इतना पुराना करंट या इतना पुराना जो तथ्य है वो कौन याद रखता है, फिर भी इसका आंसर तो आपको देना ही है। तो फिलहाल दोस्तों इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से है, इसका उत्तर बनेगा कांडला, ठीक है। तो भारत और पूरे एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में कांडला कहाँ पर है? ये गुजरात का बंदरगाह है, तो उसके पास स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। ओके, फिर देखते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। राकी पर्वत के पवन विमुख, ठीक है, ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फाल यानी कि फोहन पवन कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राकी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका में। और इसके जो पवन विमुख ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फान है तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं चिनुक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसको क्या कहेंगे? चिनुक कहेंगे आप। इसे अक्सर स्नो ईटर भी कहते हैं क्योंकि जब ये हवा चलती है तो जो बर्फ होती है ना वो पिघल जाती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि औषध प्रतिरोधी ड्रग रेजिस्टेंट श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा ये जो नेफिथ्रोमाइसिन है तो इसका जो ब्रांडेड नेम है ये मिकनाफ है। क्या नाम है इसका? मिकनाफ, ठीक है, ये इसका ब्रांडेड नेम है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी की केटोलाइट श्रेणी की एंटीबायोटिक है और इसे विशेष रूप से वोकहार्ट लिमिटेड द्वारा श्वसन पथ के संक्रमण पैदा करने वाले बहुदवा प्रतिरोधी यानी कि MDR रोगजनकों जैसे कि सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया जिसे अब न्यूमोनिया कहते हैं, CAPB, यानी कि ये है आपका उत्तर विकल्प बी। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब प्रश्नों में मजा आपको आ रहा होगा, इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आएंगे तो क्या हालत होगी लोगों की। फिलहाल देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसे आपको कई बार पढ़ाया भी गया है, तो गलत तो नहीं होना चाहिए। पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है द्वैध शासन की शुरुआत के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो विकल्प डी है, क्या पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। केवल एक ही इसमें सही सुमेलित है और वही आपको पहचानना है।
तो यहाँ पर जो आपका डी है ये सही है, द्विसदनी विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919, ये आपका करेक्ट है। बाकी बात करें अगर ए के बारे में, तो द्वैध शासन की दोस्तों जो शुरुआत हो रही है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1858, ये गलत है। तो ध्यान देना कि द्वैध शासन को प्रांतीय स्तर पर भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे कहते हैं आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द्वारा लागू किया गया था, न कि 1858 के अधिनियम द्वारा। तो ये आपका गलत है। हालांकि ये जो पेपर है ना, मैं इसको डिटेल में हल करके आगे पेड ग्रुप में डाल दूंगा ताकि एग्जाम से पहले इसको आप एक बार देख सकें, और गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इससे रिलेटेड फैक्ट है ना वो भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था, 1909 में, ठीक है, मांटे मिर्लो सुधार जिसे कहते हैं आप, मांटे मिर्लो रिफॉर्म। तो यहाँ पर जो 1935 दिया गया ये गलत है। यहाँ पर अगर ये होता 1909 मांटे मिर्लो सुधार तो ये सही होता। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है प्रांतीय स्वायत्तता, तो दोस्तों ये भी गलत है। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जारी हुआ था, 1935 के द्वारा, जिसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, गलत करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। नहीं तो अगर आप बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे हैं तो मतलब एक भी प्रश्न सही नहीं होगा अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सालबाई की संधि, ठीक है, विकल्प ए करेक्ट है। और पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था ये 1775 में स्टार्ट हुआ था, आपको मैंने पढ़ाया भी है, 1775 से लेकर 1782 के बीच में। दोस्तों जो हिस्ट्री में टाइम लाइन होती है ना, उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और इस पर एक ऑलरेडी मैं एक क्लास आपकी ले चुका हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, आपकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मैं पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। सालबाई की संधि 1785 1782 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। सालबाई की संधि होती है 1782 में, ठीक है। और संधि का जो संक्षिप्त विवरण है इस प्रकार से है कि हस्ताक्षर किया गया था। तो इस समझौते पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हस्ताक्षर हुए थे। परिणाम क्या हुआ? इसने युद्ध से पहले की स्थिति को बहाल करके संघर्ष का समाधान किया और दोनों गुटों के बीच 20 वर्षों तक शांति का दौर सुनिश्चित किया। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो विकल्प ए है, ठीक है। अगला है, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति यानी कि CESCR के लिए फिर से चुना गया है? तो देखो ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, और मैं करंट अफेयर आपकी क्लास ले भी रहा हूँ, तो बिल्कुल भी एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में फिर गलत होगा तो आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, तो उसको आप लोग पढ़ते रहिए। फिलहाल इसका जो आंसर है ये प्रीति सरन, ये प्रीति सरन जो है पहला विकल्प है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। दोस्तों क्या है ना, सर्दी जुकाम है तो कभी कभी लड़खड़ाहट हो रही है, उसको आप समझ पा रहे होंगे। तो फिलहाल आप लोग देखते रहिए, मैं 20 प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद बाकी के जो प्रश्न होंगे वो कल एक साथ सारे प्रश्न मैं एक ही वीडियो में दे दूंगा आपको, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये बताने का मकसद है आपको कि प्रश्नों का लेवल क्या आ रहा है, और इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पर चूक रहे हैं तो 3 से 4 महीने का समय है, और इसमें अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई नहीं करें तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साफ दिख रहा है कि AI का यूज करके ये प्रश्न बनाए गए हैं और कोई मानेगा नहीं इसको, ठीक है। एनीवे, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के बीच सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, तो केवल 2 और 3 आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है, 2 और 3 जो कि दिया गया है विकल्प डी में। कैसे? कथन एक गलत है, कह रहा है कि यह 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क ये 2015-2030 के अंतर्गत 7 वैश्विक लक्ष्य, 7 ग्लोबल टारगेट्स एंड कार्रवाई के लिए 4 प्राथमिकताएं, 4 प्रायोरिटीज फॉर एक्शन निर्धारित की गई हैं। तो प्रश्न दिए गए 6 लक्ष्य और 3 प्राथमिकताएं का विवरण त्रुटिपूर्ण है, ये 7 अगर होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 7 होता तो ये सही हो जाता, ये जो दिया गया है ये 7 होना चाहिए था, ओके। तो आपका उत्तर डी है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है?
तो भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति कौन सी नहीं है? ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है और गलत होने की संभावना यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक में बहुत ही बेस से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो शो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों है आपका, यहाँ पर जो डिविडेंड इनकम है, सी विकल्प, ठीक है, लाभांश आय, ये आपका उत्तर है। तो आपको बताता हूँ कि यह समझने के लिए कि लाभांश आय पूंजीगत प्राप्ति क्यों नहीं है सार्वजनिक वित्त ढांचे के अंतर्गत। तो दोस्तों जो मेरा उद्देश्य था आपको ये बताने का कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप जाके एक बार देख लीजिएगा और इसको संपूर्ण रूप से मैं हल भी करवा दूंगा और उसको आप लोग सीरियसली देख भी लीजिएगा, ठीक है। और फिलहाल सभी को बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, सफलता मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। और ये आपकी किस्मत है कि आपका पेपर कैसा आता है। अगर ऐसा आ गया तो सभी के लिए ऐसा ही होगा, और सरल आया तो सभी के सरल होगा। तो जो कुछ लोग मेहनत करेंगे वो लोग सफल होंगे ही होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको डरना नहीं है और बाकी मेहनत करते रहना है। बाकी मैं हूँ यहाँ पर आपकी पूरी मदद करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।